नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के वीकली करेंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम चंद्रशेखर है। तो इस सप्ताह की जो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित खबरें हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये देख लें कि कौन कौन सी आज खबरें हैं जिस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो पहली खबर है, विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार $700 बिलियन के पार हुआ है। रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी मिल गई है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न का दर्जा मिला है, इस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आरबीआई के द्वारा भुगतान प्रणाली में सुधार किया गया है, क्या सुधार किया गया है इसके बारे में बात करेंगे। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 अमेरिकी नागरिकों को दिया गया है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। किस वजह से दिया गया है, कौन कौन सी बातें उसमें शामिल हैं। तो पहली खबर, आरबीआई ने ये कहा है कि जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसे फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं, फॉरेक्स भी कहते हैं या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी कहा जाता है, $700 बिलियन के आंकड़े को पार कर गया है। अब चूंकि $700 बिलियन के आंकड़े को पार कर गया है तो भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि किस लिए है, किस वजह से इसमें वृद्धि हुई है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि हमने ऋण लिया हो सकता है कि हमारा निर्यात बढ़ गया हो, ठीक है, इत्यादि, या हो सकता है कि भारत के नागरिक जो अन्य देशों में काम कर रहे हैं वहाँ से रेमिटेंस की ज़्यादा प्राप्ति हो रही हो। यह भी हो सकता है कि भारत की जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो दूसरे देशों में काम कर रही हैं, अपनी सेवाएं दे रही हैं या उनकी यूनिट स्थापित की गई हैं, वहाँ से उन्हें प्रॉफिट हो रहा है और भारत में वो प्रॉफिट डॉलर के रूप में आ रहा है, इत्यादि बातें हो सकती हैं। तो सितंबर के अंत तक आरबीआई का ये कहना है कि $704.885 बिलियन, लगभग यह 59 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है और इस आंकड़े को पार करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया है। यानी कि चीन पहले स्थान पर है, जापान दूसरे स्थान पर है और स्विट्ज़रलैंड तीसरे स्थान पर है। फॉरेक्स का जो सबसे बड़ा हिस्सा फॉरेन करेंसी एसेट के रूप में है और ये टोटल बताया गया है कि $616.154 बिलियन के आसपास पहुंच गया है। एसेट 3 प्रकार की होती है, जिसे फिजिकल एसेट यानी कि भौतिक एसेट कह सकते हैं, परिसंपत्ति कह सकते हैं, इंटेलेक्चुअल एसेट कह सकते हैं, इसके साथ जिसे बौद्धिक एसेट कहते हैं या परिसंपत्ति कहते हैं। इसके साथ साथ मौद्रिक भी होता है। तो 3 प्रकार की एसेट होती हैं। एसेट के संदर्भ में ये बातें याद रखेंगे। गोल्ड रिजर्व के रूप में कितना पहुंच गया है, तो $65.796 बिलियन के करीब पहुंच गया है। ये भी कहा जा रहा है कि इससे भारत का कद बढ़ा है और भारत का न केवल कद बढ़ा है, भारत के लिए महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आयात से करते हैं या जिन वस्तुओं का हम दूसरे देशों से आयात करते हैं जिसकी कमी हमारे देश में है, अगर हम आयात करना चाहें तो हमारे पास इतना विदेशी मुद्रा भंडार हो गया है कि हम लगभग 1 वर्ष आयात कर सकते हैं। यानी कि अपनी 1 साल से ज़्यादा के इंपोर्ट को कवर करने के लिए हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार हो गया है। अब सवाल ये है कि विदेशी मुद्रा भंडार है क्या। विदेशी मुद्रा भंडार, इसमें कई सारी चीज़ें शामिल होती हैं। फॉरेक्स में क्या क्या शामिल होता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हालांकि यहाँ पर लिख दिया गया है, फिर भी समझ लेना ज़रूरी है। तो विदेशी मुद्रा या विदेशी मुद्रा के साथ साथ आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दूसरे देशों की मुद्राएं उसमें शामिल होती हैं। गोल्ड भी होता है, एसडीआर भी होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट जिसको कहते हैं, और रिजर्व ट्रेंच, इन 4 रूपों में होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो फॉरेक्स है, फॉरेक्स का संरक्षक कौन है, कौन इसको रखता है, तो आरबीआई रखती है। किस लिए रखती है ये भी महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि इंपोर्ट को कवर करने के लिए महत्वपूर्ण है, इंपोर्ट को कवर किया जा सकता है। यानी कि जो विदेशी मुद्रा भंडार हमारे देश का है, उस विदेशी मुद्रा भंडार से हम अपने आयात निर्यात की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। अब आपके जहन में ये आएगा कि आयात निर्यात की आवश्यकताओं को पूरा करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है, तो हम अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। अर्थात 80% से अधिक अपनी ऊर्जा आवश्यकताएं हम दूसरे देशों से आयात से पूरा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में
हमें आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा चाहिए। विदेशी मुद्रा में जो सबसे ज़्यादा सर्वमान्य मुद्रा है, यानी कि सभी देशों में स्वीकार किया जाता है, उसे हम डॉलर कहते हैं, अमेरिकी डॉलर। तो अपने आप में महत्वपूर्ण है, दूसरे देशों की करेंसी है। थोड़े समय के लिए सोचिए कि एसडीआर की जो बास्केट है, उस बास्केट में चीन की मुद्रा भी शामिल है, जापान की मुद्रा भी शामिल है, ब्रिटेन की मुद्रा भी शामिल है। तो इन मुद्राओं का महत्वपूर्ण योगदान है हमारे विदेश व्यापार में। यदि ये मुद्राएं हमारे पास रिजर्व में हैं तो हम किसी भी देश के साथ व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें ग्लोबली एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये बातें आप लोगों ने समझ लिया। अब सवाल यह भी है कि किस वजह से बढ़ा है। थोड़े समय के लिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा निर्यात, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था में ऐसी वस्तुओं का निर्माण हो रहा है जिनकी आवश्यकता दूसरे देशों में है। अर्थात हम ऐसी वस्तुओं को बना रहे हैं जिन्हें हम दूसरे देशों को बेच रहे हैं। बेचेंगे तो हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है या फॉरेक्स है वो बढ़ेगा। यह भी हो सकता है कि भारत के जो नागरिक हैं वो सभी दूसरे देशों में काम कर रहे हैं और वहाँ से उन्हें जो रेमिटेंस मिल रहा है, जो रेमिटेंस भेज रहे हैं या रेमिटेंस जो आ रहा है, उसकी वजह से हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हमें ऋण मिल गया हो तो ऋण के रूप में भी हमें डॉलर की प्राप्ति होती है, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। ऐसा भी हो सकता है कि हमने किसी दूसरे देश को ऋण दिया और ऋण का भुगतान किया जा रहा हो, ब्याज का भुगतान किया जा रहा हो। यह भी हो सकता है कि भारत की जो कंपनियां हैं, भारत की मल्टीनेशनल कंपनियां, वो दूसरे देशों में अपनी सेवाएं दे रही हैं, काम कर रही हैं, वहां से उन्हें प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हमें विदेशी मुद्रा में ही आएगा, ख़ास करके डॉलर में आएगा। अब बात ये होती है कि हम लोगों ने ये सारी बातें बेसिक जो थी उन सभी बातों को तो समझ लिया। इन बातों को समझने के साथ साथ विदेशी मुद्रा भंडार किस रूप में होगा, तो आरबीआई इसका संरक्षक है। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत ये कार्य या यह अधिकार उसके प्राप्त है। आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा में आरक्षित संपत्ति रखा जाता है, किसके तहत, तो कानूनी ढांचा ये प्रदान करता है। इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। कुछ और बातें इसके संबंध में देख लेते हैं। जो फॉरेक्स रिजर्व है या यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व है, प्रबंधन का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में बात करें तो मार्गदर्शी उद्देश्य होता है। विश्व के अन्य जो केंद्रीय बैंक होते हैं वह भी इस तरह से रखते हैं, इसीलिए हमें भी उन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रख करके रखना पड़ता है। अच्छा, इसकी आवश्यकता में कई घटकों के कारण व्यापक रूप से आने वाला परिवर्तन भी शामिल होता है, जैसे विनिमय दर। भारतीय मुद्रा को हम दूसरे देशों की मुद्रा में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि कोई अगर दूसरा देश है, उस देश की कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, जैसे अमेरिका की कोई कंपनी है, भारत में निवेश करना चाहती है और निवेश करेगी, तो जब वो आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि डॉलर के रूप में पैसा लेकर के आएगी। तो हमें क्या करना होगा, जब वह यहाँ से लाभ लेकर के जाएगी तो हमें उसे एक्सचेंज करके देना पड़ेगा उसके मुद्रा में, उसके लिए भी हमें चाहिए, इत्यादि बातें। अर्थव्यवस्था के खुलेपन की सीमाएं, देश के सकल घरेलू उत्पाद में विदेशी क्षेत्र का विस्तार, इसके लिए भी आवश्यक है। देश में जो कार्यरत बाजार हैं उनके स्वरूप पर भी ये निर्भर करता है, इत्यादि बातें। ठीक है, जो बेसिक थी उन सभी बातों को हम लोगों ने समझ लिया। तरलता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, अधिकतम लाभ की नीति के लिए भी आवश्यक है, और आवश्यकता पड़ने पर अपनी देनदारियां, अगर हमने किसी दूसरे देश से ऋण लिया है या किसी वैश्विक संस्था से, या आप कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय किसी संगठन से हमने ऋण लिया है, तो उन ऋण पर भुगतान भी किया जाएगा और उन देनदारियों को भी पूरा किया जाएगा, तो उसके लिए भी आवश्यक है। मुद्रा की विदेशी विनिमय दर को प्रभावित करने के लिए भी आवश्यक है और वित्तीय बाजारों में विश्वास बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। ठीक है, चूँकि हमें वीडियो की लेंथ कम रखनी है, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं, जहाँ पर जिसकी आवश्यकता है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। आगे बढ़ें। मौद्रिक नीति को प्रभावित करने के लिए भी यह आवश्यक है। जैसे मान लीजिए अगर विदेशी मुद्रा की मांग में वृद्धि हो गई, और मांग में वृद्धि हो गई तो इसके मुकाबले जो भारतीय मुद्रा है उसकी वैल्यू कम हो सकती है। थोड़ी देर के लिए आप ऐसे कह सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर, जो अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक है उसने अपनी ब्याज दरों को बढ़ा दिया
और ब्याज दरों को जैसे ही बढ़ाया, इसका मतलब ये है कि तरलता कम हो गई। तरलता किसकी कम हो गई? तो आप यहाँ पर कहेंगे कि डॉलर की तरलता में कमी आ गई। डॉलर की तरलता में कमी आने का मतलब यह भी हो सकता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उसकी शॉर्टेज हो गई, यानी कि तीसरे शब्द में कहें तो उसकी सप्लाई कम हो गई। और यदि उसकी सप्लाई कम हो रही है तो इसका मतलब यह है कि उससे हमारे देश में भी प्रभाव पड़ेगा। और कैसे प्रभाव पड़ेगा? तरलता कम, यानी कि डॉलर की सप्लाई कम हो गई, और जब डॉलर की सप्लाई कम होगी तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी। और डॉलर की वैल्यू यदि बढ़ रही है तो इससे यह भी होगा कि रुपए की वैल्यू उसके इक्विवेलेंट रुपए की वैल्यू कम होगी। और इस समस्या का समाधान करने के लिए आरबीआई मौद्रिक नीति का प्रयोग करेगा। मौद्रिक नीति का प्रयोग कैसे करेगा? क्योंकि हमारे देश में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, और जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए आरबीआई तरलता को कम करेगी, यानी कि ब्याज दरें बढ़ाएगी। और जब तरलता को कम करने के लिए ब्याज दरें बढ़ा रही है तो बताइए, इससे हमारे देश की मौद्रिक नीति प्रभावित हो रही है। तो आप ऐसे भी इसको जोड़ करके देखेंगे। इसके साथ साथ आरबीआई द्वारा बाजार में विदेशी मुद्रा की आपूर्ति कैसे किया जाता है? अब दूसरे तरीके से कर सकती है कि मान लीजिए हमारे देश में यदि डॉलर की मांग बढ़ गई है और इसकी शॉर्टेज है, तो डायरेक्ट हस्तक्षेप तो नहीं कर सकती, लेकिन आरबीआई क्या करेगी कि बाजार में डॉलर की सप्लाई बढ़ा देगी। और डॉलर की सप्लाई बढ़ा देगी तो बताइए, यहाँ पर डॉलर और भारतीय रुपए दोनों में जो बहुत ज़्यादा गैप देखने को मिल रहा था, अब वो गैप कम हो जाएगा। ठीक है। घरेलू मुद्रा के मूल्य में आ रही गिरावट को रोकने के लिए, जैसा कि मैंने अभी बताया, ठीक है, इन बातों को समझने के बाद आगे बढ़ते हैं। एसडीआर के संदर्भ में बात करें कि एसडीआर क्या होता है, तो एसडीआर आईएमएफ द्वारा जारी किया जाता है। एसडीआर क्या है? तो एसडीआर के संदर्भ में चूंकि यहाँ पर चर्चा की गई है तो वो समझना ज़रूरी है, क्योंकि पहले ही बात हो चुकी है कि एसडीआर के रूप में भी होता है। स्पेशल ड्राइंग राइट कहा जाता है, जिसे हिंदी में विशेष आहरण अधिकार कहते हैं। तो विशेष आहरण अधिकार या जो एसडीआर है, ये है क्या? थोड़े समय के लिए मान लीजिए कि एक ये मुद्रा है, लेकिन वास्तव में मुद्रा नहीं है। केवल समझने के लिए हम मान रहे हैं कि ये विदेशी मुद्रा है, तो एक तरह की ये मुद्रा है और मुद्रा की तरह ये कार्य करता है। अगर व्यापक अर्थ में देखें तो यह बैंकिंग एंट्रीज है। बैंकिंग एंट्रीज कैसे है, इसको समझिए। मैंने कहा कि आईएमएफ के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा इसे जारी किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर एक देश है, XYZ कोई भी मान सकते हैं, किसी देश से हमें तेल का आयात करना है। तो तेल का आयात करना है तो भारत ने इस देश से कहा कि मुझे तेल चाहिए। इसने कहा ठीक है ले लीजिए, लेकिन इसने कहा कि मुझे तो डॉलर चाहिए। भारत ने कहा कि मेरे पास डॉलर तो नहीं है। तो फिर इसने कहा कि ठीक है, फिर ऐसे कैसे इस समस्या का समाधान हो सकता है? तो इस समस्या के समाधान के लिए भारत ने इसको एसडीआर दे दिया, और एसडीआर देने के बाद इस देश ने किसी अन्य देश के साथ आयात निर्यात किया। तो जब उस देश के साथ आयात या निर्यात किया तो मान लीजिए यहाँ पर वाई नामक देश आ गया। वाई नामक देश के बाद अब ये देश किसी अन्य देश के साथ आयात निर्यात किया। थोड़े समय के लिए मान लीजिए कि कोई भी हो सकता है, यहाँ पर पाकिस्तान को मान लें, पाकिस्तान को मान लेते हैं। पाकिस्तान ने भी किसी देश के साथ आयात निर्यात किया, तो वहाँ पर भी एसडीआर ऐसे दिया जा रहा है। अब एसडीआर जो दिया गया है तो यहाँ पर क्या होगा, यही एसडीआर फिर दूसरे देश को दे दिया गया। अब कोई भी ए नामक यहाँ पर देश आ गया। अब ये देश क्या करेगा, ये कहेगा कि भैया ये जो देश जो एसडीआर दिया है, अब मुझे एसडीआर चाहिए, मुझे अपने देश में इसका प्रयोग करना है। मुझे एसडीआर जो आप लोगों ने दिया है ना, एसडीआर को अब मुझे किस रूप में दे दीजिए, मुझे डॉलर में दे दीजिए। तो अब ये मान लीजिए थोड़े समय के लिए आईएमएफ से कहेगा, ठीक है, कि ये एसडीआर रख लीजिए और उसके बदले मुझे जो डॉलर है वो दे दीजिए। तो आसानी से हो सकता है, यानी कि डॉलर के विकल्प के रूप में हमने एसडीआर का प्रयोग किया और एसडीआर से हमने आयात कर लिया। अब इसी पूरे सर्किल को समझिए। भारत ने जब एसडीआर दिया
तो यहाँ पर भारत का जो अकाउंट है उसमें से डेबिट हुआ, कहाँ पर क्रेडिट हुआ, यहाँ पर मैंने कहा जो एक्स नामक देश है उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। इसी तरह से ये क्रेडिट और डेबिट चलता रहेगा। लास्ट में जो ए नामक देश है इसने आईएमएफ को दिया और आईएमएफ ने इसको डॉलर दे दिया। तो इस तरह से ये सर्किल चलती रही, हमारी जो व्यापार आवश्यकता है वो पूरी हुई। अब बात ये होती है कि एसडीआर जो होता है, एसडीआर की आवश्यकता जो है, आवश्यकता की पूर्ति के संदर्भ में हम लोगों ने देख लिया कि यह डॉलर के विकल्प के रूप में एक कार्य कर रहा है। इससे हमारी आयात आवश्यकताएं प्रभावित नहीं हो रही हैं, पूरी हो रही हैं। अब इसका निर्धारण कैसे होता है और किस आधार पर एसडीआर का प्रतिशत या उसकी मात्रा कैसे निर्धारित की जाती है, अगर सही शब्दों में कहूँ तो उसकी वैल्यू कैसे निर्धारित की जाती है। तो विश्व की 5 मुद्राओं के आधार पर, ठीक है, उसका प्रतिशत होता है, आप ऐसे कह सकते हैं भारांश होता है, और उसके आधार पर एसडीआर की वैल्यू निर्धारित होती है। 5 करेंसी कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में आगे चल करके हम देख लेंगे, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब इसको देख लीजिए, इसे अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में आईएमएफ द्वारा 1969 में अपने सदस्य देशों के लिए बनाया गया, ठीक है। यह आईएमएफ सदस्यों की स्वतंत्र रूप से उपयोग करने योग्य मुद्राओं का एक संभावित दावा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि यह एक बैंकिंग एंट्रीज है। यहाँ पर अकाउंट है किसमें, आईएमएफ में, और इनके अकाउंट से डेबिट हो गया, यहाँ पर क्रेडिट हो गया, तो ये क्या है, एंट्रीज है, बैंकिंग एंट्रीज है। अच्छा, और क्या कह रहा है, इन मुद्राओं के लिए आईएमएफ का आदान प्रदान किया जाता है, आईएमएफ का आदान प्रदान किया जाता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर एसडीआर का आदान प्रदान किया जाता है। आईएमएफ एसडीआर का प्रयोग अपने आंतरिक लेखांकनों के लिए करता है, जो मैंने आप लोगों से कहा कि बैंकिंग एंट्रीज है, उसी रूप में आईएमएफ के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ें, कुछ और बातें। एसडीआर का मूल्य 5 मुद्राओं की एक टोकरी पर निर्भर करता है, जो करेंसी ऑफ बास्केट है या बास्केट ऑफ करेंसीज हैं उनके संदर्भ में, जैसे अमेरिकी डॉलर है, यूरो है, चीनी रेमनबी है, जापानी येन है, ब्रिटिश पाउंड स्टार्लिन है। तो ये 5 विश्व की मुद्राएं हैं। अब जो आईएमएफ में रिजर्व ट्रेंच है, रिजर्व ट्रेंच के बारे में हम लोगों ने पहले चर्चा किया। इस रिजर्व ट्रेंच के संबंध में बात कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ट्रेंच मतलब होती है खाई, ठीक है, और खाई में अगर कोई व्यक्ति है तो वो सुरक्षित हो गया। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए तूफान आ रहा है, तूफान चल रहा है, और अगर आप खाई में बैठ गए थोड़ी देर के लिए, इतनी खाई है कि आपकी हाइट उसमें आ जा रही है, आप उसमें आ जा रहे हैं, तो आप तूफान से बच जाएंगे। इसी तरह से आप लोगों ने मूवी देखा होगा, तो बंकर भी आप लोगों ने देखा होगा। बंकर, जो सेना के जवान बंकर बनाते हैं अपने लिए, कि सामने से यदि गोली चले तो हम उसमें रहेंगे और हमारा इतना हिस्सा ऊपर रहेगा और हम देख कर के वार भी कर सकते हैं, अपना बचाव भी कर सकते हैं। उसको भी ट्रेंच कहा जाता है। तो ट्रेंच के संदर्भ में सोचिए, ट्रेंच किस लिए है, सुरक्षा के लिए। किस सुरक्षा के लिए, किसी आपदा की स्थिति में। इसी तरह से जो विश्व की अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो विश्व के देश हैं, उन अर्थव्यवस्थाओं में आपदा की स्थिति आ सकती है, यानी कि वित्तीय जोखिम की स्थिति आ सकती है। तो उस वित्तीय जोखिम की स्थिति से निपटने के लिए ट्रेंच होता है, जिसको कहते हैं रिजर्व ट्रेंच। और ये रिजर्व ट्रेंच कौन उपलब्ध कराता है, यह भी आईएमएफ ही उपलब्ध कराता है, अर्थात आईएमएफ की सुविधाओं में रिजर्व ट्रेंच शामिल है। तो ये कैसे निर्धारित होता है, जो रिजर्व ट्रेंच है प्रतिशत के रूप में निर्धारित होता है। प्रतिशत किसका, तो आईएमएफ में आपने कितना अंशदान किया है, उसी अंशदान के बराबर आपको सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, अर्थात रिजर्व ट्रेंच उपलब्ध कराया जाता है, वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं कि आपकी अर्थव्यवस्था में अगर कोई ऐसी समस्या आ रही है, तो वित्तीय समस्या आ रही है या वित्तीय आपात की स्थिति है, तो आप उसके बराबर लेकर के अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब एक और बात ध्यान रखिए, इसके अलावा एक क्रेडिट ट्रेंच भी होता है। तो जो आपने अंशदान आईएमएफ ने किया है उससे अधिक, ठीक है,
क्रेडिट ट्रेंच के रूप में आप ले सकते हैं, रिजर्व ट्रेंच से अधिक आप ले सकते हैं, ध्यान रखेंगे। इसके द्वारा आप अपनी वित्तीय समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो रिजर्व ट्रेंच के रूप में भी। अब देखिए, रिजर्व ट्रेंच वह मुद्रा होती है जिसे प्रत्येक सदस्य देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को प्रदान किया जाता है और जिसका उपयोग वे देश अपने स्वयं के प्रयोजनों के लिए कर सकते हैं। इस मुद्रा का प्रयोग सामान्यतः आपातकाल की स्थिति में किया जाता है। इत्यादि बातें जो महत्वपूर्ण बातें थीं वो हम लोगों ने समझ लिया। अगली बात देख लेते हैं। अगला न्यूज़ क्या है? रबी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी मिली है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दिया है। इसे संक्षेप में आप कहते हैं MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसका मतलब आप मिनिमम रखेंगे, मैक्सिमम नहीं रखेंगे। मैक्सिमम रखने का मतलब फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए MSP फॉर रबी क्रॉप्स किसके किसके, तो यहाँ पर ये सभी फसलों के नाम दिए गए हैं, कितनी की वृद्धि की गई है, ये सब कुछ दिया गया है। अच्छा, अब ये जो MSP है ये क्या है इसको समझ लेते हैं। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। MSP की घोषणा सरकार, अगर कोई फसल बोया जाना है, जैसे रबी की फसल बोई जानी है, तो रबी की फसल अक्टूबर से लेकर के दिसंबर में बोई जाती है, यानी कि रबी की फसल की बुआई अक्टूबर से दिसंबर के मध्य होता है। जैसे गेहूँ, चना, सरसों, ये क्या है? रबी की फसल है। इसकी बुआई होती है और अप्रैल से लेकर के जून के मध्य में या मार्च तक ये मामला ख़त्म हो जाता है। अब सरकार अगर बुआई से पहले इसकी घोषणा नहीं करेगी तो किसान कैसे ये निर्धारित करेगा कि सरकार ने गेहूं के ऊपर या गेहूं के MSP में वृद्धि की है तो मुझे लाभ कमाना है तो मैं गेहूं की बुआई ज़्यादा करूं, या फिर चना या फिर सरसों, जिस पर भी सरकार ने MSP बढ़ाया है वो फसल किसान चूज कर सकता है और उसका उत्पादन करके लाभ कमा सकता है। तो पहली बात ये हो गई कि ये जो MSP है इसकी घोषणा बुआई से पहले की जाती है। अब ये क्या है? तो यह गारंटी देता है। तो गारंटी किसके लिए? मान लीजिए जो फसल आपने बोया उसका उत्पादन ज़्यादा हो गया, और उत्पादन ज़्यादा हो गया यानी कि सप्लाई ज़्यादा हो गई, और सप्लाई ज़्यादा हुई तो उसका मूल्य कम हो जाएगा। तो यदि किसान की लागत 1 क्विंटल उत्पादन में 1000 रुपये है, 1K है, और पता चला कि 900 में उसे बेचना पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी लागत से भी उसको कम मिल रहा है। तो सरकार ये कहती है कि भैया हमारे देश में खाद्यान्न की आवश्यकता है, खाद्यान्न की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आप उत्पादन करिए। किसानों ने कहा कि हम उत्पादन तो कर लें लेकिन इसकी गारंटी नहीं है। कौन मूल्य की गारंटी देगा? मूल्य की गारंटी बाजार में है ही नहीं। यदि लागत से अगर उत्पादन अधिक हो गया और लागत से कम मूल्य पर हमें बेचना पड़े तो अपने घर से लगाना पड़ेगा। सरकार ने कहा कि किसका है ये तुमको इंतज़ार, मैं हूँ ना, घबराओ नहीं मैं हूँ। यानी कि ये जो सरकार है ये कह रही है कि हम आपको गारंटी देते हैं। गारंटी किस चीज़ की? तो न्यूनतम गारंटी दे रहे हैं कि ये जो आपने 1000 लगाया है ना, ये आपकी लागत है, और किसी भी स्थिति में अगर बाज़ार में आपकी फसल 900 तक आ जाती है तो भी आपको परेशान नहीं होना है। मैं न्यूनतम समर्थन देने का वादा करता हूं कि इतने पर मैं आपकी फसल आपसे खरीद लूँगा। ठीक है? तो ये क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य है, अर्थात उस मूल्य पर, यह वह निर्धारित मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदने की गारंटी देती है, और इसी को कह रहे हैं यह MSP है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। दूसरी बात, कौन? CACP, ठीक है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर ये जो कहा गया है ना, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यह इसकी घोषणा करती है। लेकिन गन्ने के लिए अलग से, गन्ने के लिए MSP नहीं, गन्ने के लिए फेयर प्राइस जारी किया जाता है, अर्थात उचित और लाभकारी मूल्य जारी किया जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगली महत्वपूर्ण बात ये होती है कि भैया
जो एमएसपी है, एमएसपी के निर्धारण में कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं। तो कारकों के बारे में तो बात करेंगे ही, यहाँ पर किन लागतों को काउंट किया जाता है। तो इसके लिए 3 बातें बताई जाती हैं। कौन कौन सी 3 बातें हैं? पहला A2 लागत, दूसरा A2 प्लस FL, ठीक है, माइनस A2 भी कह सकते हैं हम, और फिर C2 लागत। अब ये क्या है इसको समझ लीजिए। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, आप चीज़ों को कंसीडर करिएगा, यहाँ से देखते हुए चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। जब मैं कह रहा हूँ A2 का मतलब है कि किसान ने बीज पर खर्च किया। मान लीजिए HYV, हाई यील्ड वैरायटी बीजों का प्रयोग किया, उसे खरीदा, उत्पादन बढ़ाना है तो बीज। और यदि HYV का प्रयोग किया गया है तो उसके लिए उर्वरकों की भी आवश्यकता है। हो सकता है कि उर्वरकों के साथ साथ कीटों का हमला होने लगे। ऐसे कीट आ गए हैं, जैसे पाकिस्तान से भरतपुर साइड में देखेंगे, राजस्थान में, तो कीटों का हमला होता है, बड़े पैमाने पर आ जाते हैं, रोड पर उनकी चादरें बिछ जाती हैं। तो उस समस्या का समाधान करने के लिए जो किसान है उसने रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग किया। तो बीज हो गया, उर्वरक हो गया, रासायनिक, ठीक है, कीटनाशक हो गए। भाड़ा भी आपने पहले खेत की सिंचाई यानी कि उसमें पर्याप्त नमी नहीं है तो आप उसके लिए डीजल लेके आएंगे, ईंधन की आवश्यकता। सिंचाई के लिए आपने भुगतान किया, वो सब कुछ इसमें शामिल है। और सिंचाई के लिए जो भुगतान कर रहे हैं, हो सकता है कि आपने वस्तु के रूप में किया हो, यानी कि वस्तु विनिमय किया हो, या फिर आपने नगद के रूप में किया हो। तो कुल मिलाकर के बीज, उर्वरक, रासायनिक जो कीटनाशक है उसका, आपने ईंधन पर खर्च किया उसका मूल्य, उसकी लागत, इसके अलावा सिंचाई के लिए इत्यादि सब कुछ जो होता है उसको मिलाकर के कहा जाता है कि उसकी जो टोटल लागत है वो A2 में काउंट किया जाता है। ठीक है, अगली बात A2 प्लस FL यानी कि फैमिली लेबरर। तो परिवार के सदस्य जो काम करते हैं, भले ही वो परिवार के सदस्य हैं, मुफ्त में काम कर रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने पूरे दिन काम किया उसका कुछ मूल्य तो होगा, और कुछ मूल्य होगा तो उसे भी तो हमें काउंट करना पड़ेगा। यानी कि अवैतनिक जो पारिवारिक श्रम है उसकी लागत इसमें काउंट की जाती है, A2 प्लस FL। यहाँ से देखिए फैमिली लेबरर, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं C2 का मतलब क्या होता है। तो C2 का मतलब ये है कि जो उत्पादन की जा रही है, उत्पादन की लागत प्लस, ठीक है, A2 प्लस FL, इन दोनों को इसमें शामिल कर लीजिए। और मान लीजिए आपने ज़मीन लेकर के किया है, किसी दूसरे की ज़मीन पर कर रहे हैं, या आपकी ही ज़मीन है तो आपको लगान तो देना पड़ेगा, प्लस लगान, और पूंजी पर, ठीक है, दिया गया ब्याज, जो आपने निवेश किया होगा, आपने बैंक से ऋण लिया होगा और उस ऋण पर आपको ब्याज भी तो देना होगा, तो ब्याज भी इसमें शामिल है। तो ये 3 तरीके से निर्धारित किया जाता है, लेकिन निर्धारण के तरीके हैं, ठीक है। लागत की बात की जा रही है, उत्पादन लागत पर विचार किया जाता है। वर्तमान समय में बात करें कि वर्तमान समय में किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो A2 प्लस FL प्लस 50% मार्जिन के आधार पर MSP का निर्धारण किया जाता है वर्तमान समय में। अब बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा से संबंधित कुछ विषयों के बारे में, इसी से संबंधित। तो MSP के निर्धारण के कारक कौन कौन से हैं, किन आधारों पर निर्धारित किया जाता है, या जब आप MSP निर्धारित करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। पहली बात, इनपुट यानी कि जो आपकी लागत है, इनपुट की कीमतों में बदलाव कितना हुआ है। मान लीजिए डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं, मान लीजिए बीज की कीमतें बढ़ गई हैं, ये भी देखना होगा। बाज़ार में उस फसल का रुझान क्या है। मान लीजिए इस समय देखने को मिल रहा है आलू और प्याज, ठीक है, प्याज और लहसुन, टमाटर, उनकी कीमतें, ठीक है। तो बाज़ार की कीमतों में रुझान क्या है। थोड़े समय के लिए कह लीजिए कि वीट जो है इसकी कीमतें बढ़ गई हैं, यानी कि इसकी मांग ज़्यादा है और डिमांड ज़्यादा है, यानी सप्लाई कम है, और सप्लाई कम है इसी वजह से इसकी कीमत कम बढ़ गई है।
तो बढ़ गई है, तो इसको हमें नियंत्रित करने के लिए आप कहेंगे कि यहाँ पर इन्फ्लेशन की स्थिति देखी जा रही है। इसको नियंत्रित करने के लिए हमें इसके उत्पादन को बढ़ाना होगा, और इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को लालच देना होगा। क्या? एमएसपी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। यह भी देखा जाएगा कि मांग और आपूर्ति का चक्र कैसा है, साथ ही साथ अंतर फसल मूल्य। अब ये देखा जाएगा कि मान लीजिए यहाँ पर धान है और दूसरा गेहूं है। अब इन दोनों फसलों में क्या अंतर देखने को मिल रहा है, इनके मूल्य में अंतर क्या देखने को मिल रहा है। चना और गेहूं देख लीजिए, तो यह भी ध्यान रखा जाता है। मैं संक्षेप में बताने की कोशिश कर रहा हूं, और मेरी कोशिश यही है कि वीडियो लंबी ना हो, क्योंकि आप लोग भी देखना पसंद नहीं करते। अगर लंबी वीडियो हो, भले ही वो नॉलेजेबल हो या ना हो, वो एक अलग विषय है। ठीक है, तो इसलिए संक्षेप में अंतर फसल मूल्य समानता देखा जाता है। औद्योगिक लागत संरचना पर उसका क्या प्रभाव होगा, यह भी देखा जाता है। जीवन यापन लागत पर भी प्रभाव देखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एमएसपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी क्रय क्षमता बहुत कम है, वो बाज़ार से खरीद करके खाता है, तो एमएसपी बढ़ने का मतलब उसी के इक्विवेलेंट बाज़ार में उसकी कीमतें होंगी, और जब बाज़ार में कीमतें होंगी तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये हुआ कि वह 1 किलो आटा यदि ख़रीदना चाहे, तो गेहूं से आटा बनाया, गेहूं ही 40 रुपये केजी है, तो जो आटा बनेगा वो 50 रुपये केजी, तो क्या जीवन यापन संभव हो पाएगा? नहीं, यह भी देखना पड़ता है। सामान्य मूल्य स्तर पर क्या प्रभाव होगा, यह भी देखना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति क्या है, अगर गेहूं की बात करें, धान की बात करें, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी स्थिति क्या है। भुगतान की गई कीमतों और किसानों द्वारा प्राप्त जो कीमत है, इनके मध्य समानता भी स्थापित करनी है। तो इन आधारों पर, ठीक है, निर्धारण होता है, अर्थात निर्धारण के ये कारक हैं। क्लियर है, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया गया है। अब जब दर्जा दे दिया गया है, तो जो महारत्न कंपनियां हैं भारत में, उनकी संख्या बढ़ करके 14 हो गई हैं। तो देखिए यहाँ पर जो प्रारंभिक परीक्षा में सवाल बनाया जा सकता है, क्या बनाया जा सकता है, HAL के बारे में पूछा जा सकता है, इसकी स्थापना। हालांकि पूछे जाने की संभावना ये तो न के बराबर है, फिर भी मान लेते हैं PCS में पूछ ले। उन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके चल रहे हैं। महारत्न का दर्जा कब दिया जाता है, किस आधार पर दिया जाता है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। यहाँ मुख्यालय कहाँ पर है इसका? बेंगलोर में है। सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है, और कंपनी कैसी है, तो भारतीय एरोस्पेस और रक्षा फर्म है, रक्षा से संबंधित उपकरण बनाती है, रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। चूँकि रक्षा उपकरणों से संबंधित है, तो रक्षा मंत्रालय के अधीन है। विश्व के सबसे पुराने और सबसे बड़े एरोस्पेस और रक्षा निर्माताओं में ये शामिल है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड संलग्न कहाँ पर है, तो मुख्य रूप से यह एरोस्पेस गतिविधियों में संलग्न है। उत्पादन किस चीज़ का करती है, जैसे विमान हो गया, डिज़ाइन हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, जेट इंजन और उसके प्रतिस्थापन भागों, यानी कि किसी वस्तु के स्थान पर दूसरे वस्तु को बनाना, प्रतिस्थापन इत्यादि। महारत्न, नवरत्न तथा मिनी रत्न जो सेंट्रल, ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियाँ हैं, उन सभी कंपनियों में होने वाले लाभ के आधार पर, उनके नेटवर्थ के आधार पर इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। एक को कहा जाता है महारत्न, फिर नवरत्न और मिनी रत्न। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है, इस क्लासिफिकेशन को अब यहाँ पर देख लेते हैं। महारत्न का दर्जा किसी कंपनी को कब दिया जाएगा, तो पहले से वो नवरत्न की स्थिति में हो। यहाँ पर ध्यान रखें, क्रमशः हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं। ऊपर से नीचे की तरफ कैसे जा रहे हैं, तो आप ऐसे पिरामिड बना करके इसको समझ सकते हैं। ऐसे पिरामिड बना लीजिए। यहाँ पर महारत्न की बात कर लीजिए, यहाँ पर नवरत्न की बात कर लीजिए, और यहाँ मिनी रत्न की बात कर लीजिए। तो यदि किसी कंपनी को महारत्न का दर्जा प्राप्त हो रहा है, तो सबसे पहले उसे नवरत्न में होना चाहिए, नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। और पिछले 3 वर्ष का जो औसत वार्षिक लाभ है 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए, तब जाकर के उसे किसी नवरत्न को महारत्न का दर्जा दिया जाएगा। अच्छा,
पिछले 3 वर्ष की जो औसत वार्षिक नेट वर्थ है वो इतना होना चाहिए, उससे अधिक होना चाहिए। विगत 3 वर्षों का औसत वार्षिक टर्नओवर इतना होना चाहिए, करोड़ में है। महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति होनी चाहिए, यानी कि विश्व के अलग अलग देशों में उसकी उपस्थिति होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संचालन होना चाहिए। अगर आम बोलचाल की भाषा में कहूँ तो यह एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी भी होनी चाहिए। सेबी के नियमों के अनुसार इसे वहाँ पर शेयरधारिता की तो बात है ही, स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध भी होना चाहिए। अच्छा, ये बात आप लोगों ने समझ लिया। नवरत्न दर्जा प्राप्त अगर कंपनियों की बात करें तो किसी कंपनी को या किसी मिनी रत्न कंपनी को कब या किन परिस्थितियों में नवरत्न का दर्जा दिया जाएगा, इसको देख लेते हैं। पहले से मिनी रत्न की श्रेणी में उसे दर्जा प्राप्त हो, विगत 5 वर्षों में से 3 में समझौता ज्ञापन प्रणाली के तहत बहुत अच्छी या उत्कृष्ट उसकी रेटिंग रही हो, यानी कि पॉजिटिव रेटिंग रही हो। यह भी कहा गया कि निम्नलिखित 6 प्रदर्शन मानदंडों में 60 अंक या उससे अधिक का स्कोर प्राप्त किया हो, तब जाकर के इसे दिया जा सकता है। इसमें क्या है, प्रति शेयर जो इसकी कमाई है 10 अंक होनी चाहिए, शुद्ध पूंजी और शुद्ध लाभ 25 अंक होना चाहिए, उत्पादन की कुल लागत के सापेक्ष जो जनशक्ति है मैन पावर पर आने वाली लागत कितना 15 अंक होना चाहिए, कारोबार पर ब्याज और करों से पहले अर्जित लाभ 15 अंक होना चाहिए, जो नियोजित पूंजी के लिए मूल्य ह्रास है ब्याज और करों से पहले अर्जित लाभ 15 अंक होना चाहिए, अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन 20 अंक होना चाहिए, तब जाकर के किसी कंपनी को अर्थात मिनी रत्न कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया जा सकता है। अच्छा, जो मिनी रत्न श्रेणी है, श्रेणी 1 दर्जा प्राप्त करने के लिए मानदंड क्या है, इसमें भी श्रेणी है मिनी रत्न में, ये भी ध्यान रखेंगे। विगत 3 वर्षों में निरंतर इसने लाभ अर्जित किया हो, विगत 3 वर्षों में कम से कम 1 वर्ष में कर पूर्व 30 करोड़ या उससे अधिक का लाभ प्राप्त किया हो, इसका सकारात्मक निवल मूल्य हो, तब जाकर के किसी कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा दिया जा सकता है। और मिनी रत्न श्रेणी 2 की बात करें विगत 3 वर्षों में निरंतर लाभ अर्जित किया हो और इसका सकारात्मक निवल मूल्य रहा हो, तब जाकर के दर्जा दिया जा सकता है। आगे बढ़ें। आरबीआई द्वारा भुगतान प्रणाली में सुधार किया गया है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई संक्षेप में जिसे कहा जाता है, यूपीआई को और व्यापक रूप से अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए, अर्थात यूपीआई को ज़्यादा से ज़्यादा अधिक लोग इसे अपना सकें या ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना सके, इसके लिए आरबीआई ने यूपीआई जो है उसमें 1 2 3 यूपीआई लाइट पर लेन देन की सीमा में वृद्धि कर दिया है कि आप यूपीआई 1 2 3 से लेन देन और ज़्यादा कर सकते हैं। और क्या कहा गया है, क्या है यूपीआई 1 2 3? यूपीआई 1 2 3 को मार्च 2022 में लॉन्च किया गया था और ये फीचर फ़ोन का मतलब जो कीपैड वाले फ़ोन आते थे उन्हीं को फीचर फ़ोन कहा जा रहा है, उसके द्वारा भी आप बिना इंटरनेट के भुगतान कर सकते थे। ये सुविधा आरबीआई उपलब्ध कराती है। अच्छा, तो ये कहा जा रहा है कि जो फीचर फ़ोन उपयोग करता हैं उनके लिए यूपीआई का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए इसे शुरू किया गया था। वर्तमान में ये कहा गया है कि यह 12 भाषाओं में उपलब्ध है। यूपीआई 1 2 3 पे फीचर को फ़ोन उपयोगकर्ताओं के लिए एक त्वरित भुगतान प्रणाली है, अर्थात तत्काल जैसे आप पेमेंट करते हैं, आपने स्मार्टफोन से कहीं क्यूआर कोड स्कैन किया, स्कैन करने के बाद तुरंत आपने पेमेंट कर दिया। तो यहाँ पर कहा गया है कि फीचर फ़ोन के माध्यम से ये सुविधा दी जा रही है। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ें, कुछ और बातें देखें। यह सुरक्षित तरीके से यूपीआई भुगतान सेवा को उपयोग कर सकते हैं, इसके लिए है यूपीआई 1 2 3 पे के माध्यम से फीचर फ़ोन उपयोगकर्ता अब 4 प्रौद्योगिकी विकल्पों के आधार पर कई तरह के लेन देन कर सकते हैं। पहली बात यहाँ पर कहा गया है पूर्व निर्धारित नंबर के माध्यम से यूपीआई भुगतान किया जा सकता है। मिस्ड कॉल पे के माध्यम से भी किया जा सकता है, यानी कि मिस्ड कॉल देकर के भुगतान किया जा सकता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि यदि आप इस
संगठन की सदस्यता लेना चाहते हैं, उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो केवल आप अपने नंबर से इस नंबर पर मिस्ड कॉल कर दें, आपकी सदस्यता वहाँ पर हो जाएगी। उसी तरह से मिस्ड कॉल पे का फीचर भी दिया गया है। फीचर फ़ोन जहां मूल उपकरण निर्माता द्वारा भुगतान कार्यक्षमता लागू की जाती है, निकट ध्वनि आधारित तकनीक एवं वॉइस आधारित भुगतान भी हो सकता है। ठीक है, ये सुविधा दी जा रही है। और क्या कहा जा रहा है, अभी तक UPI 123 पे में प्रति लेन देन की सीमा कितनी थी, 5000 तक थी, इसे बढ़ा दिया गया है। उपयोग को बढ़ावा देने के लिए RBI ने हितधारकों से परामर्श के प्रति लेन देन की सीमा को ये बढ़ा करके कितना कर दिया है, इसके माध्यम से केवल 5000 कर सकते थे, अब इसको बढ़ा करके 10,000 कर दिया गया है। ठीक है, इससे संबंधित जितनी बातें थी वो सब कुछ हम लोगों ने समझ लिया। बाकी ये PDF के रूप में मिल जाएगा, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। जो बेसिक बातें हैं, जहाँ पर दिक्कत होती है पढ़ने में, उन सभी बातों को हम लोगों ने समझ लिया। आगे बढ़ें। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है और 2024 का ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये सभी व्यक्ति हैं, 3 लोगों को दिया गया है। यहाँ पर ये 3 व्यक्तियों के नाम हैं, अमेरिकी व्यक्ति हैं। देखिए 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। USA के ये अर्थशास्त्री हैं। अध्ययन का क्षेत्र क्या है, तो इन्होंने, आप ऐसे भी कह सकते हैं, किन क्षेत्रों में अध्ययन किया है। तो ये जिन क्षेत्रों में अध्ययन किए हैं कौन कौन से हैं, संस्थाएं किस प्रकार निर्मित होती हैं, साथ ही साथ समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं, साथ ही देशों की सफलता या असफलता के मूल कारणों के बारे में समझ को भी इन्होंने बढ़ावा दिया है। तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी ये आप लोगों ने समझ लिया। बाकी इन्होंने जो कुछ भी दिया है उसकी किताब डिटेल में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि क्या उन्होंने दिया है। फिर भी सामाजिक संस्थाओं का समृद्धि में अंतर पर प्रभाव क्या होता है। देखिए, औद्योगिक क्रांति की बात हो रही है, 18वीं सदी की बात हो रही है, जो औद्योगिक क्रांति हुई, पहली औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति से पूर्व एवं पश्चिम के बीच जीवन स्तर में अत्यधिक विचलन को जन्म दिया है। और अगर आप लोगों को याद हो तो औद्योगिक क्रांति कहाँ पर हुई थी, ब्रिटेन में। अच्छा, ब्रिटेन के साथ साथ अब आप देखेंगे जहाँ पर औद्योगिक क्रांति हुई, जिन देशों ने इसका लाभ लिया, उन देशों की GDP, उन देशों के विकास दर के बारे में सोच लीजिए। और भारत पहली औद्योगिक क्रांति का लाभ नहीं ले पाया, दूसरी औद्योगिक क्रांति का लाभ नहीं ले पाया, तीसरी औद्योगिक क्रांति का भी पर्याप्त लाभ नहीं ले पाया, चौथी औद्योगिक क्रांति का अब लाभ लेने के लिए तैयार है और लाभ ले भी रहा है। ठीक है, तो यहाँ अंतर है, विकास में अंतर है, उनके जीवन स्तर में अंतर है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, धनी बनाम निर्धन देशों में जीवन स्तर में अत्यधिक अंतर को समझाने के लिए विभिन्न सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। तो कौन कौन से सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत अपने आप में महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में डिटेल में दे दिया गया है। वो सभी बातें यहाँ पर पढ़ कर के बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पढ़ कर के बताना फिर आप लोग खुद ही पढ़ लेंगे। ठीक है, केवल जो कॉन्सेप्ट है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उन महत्वपूर्ण बातों को समझाना मेरी जिम्मेदारी है और उन्हीं बातों को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। तो इसी से संबंधित सारी बातें हैं। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी, उन महत्वपूर्ण बातों को समझ लिया हम लोगों ने। और मेरी कोशिश यही रहती है कि जो महत्वपूर्ण शब्दावली है, उन शब्दावलियों को मैं स्पष्ट करूं, जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाने का प्रयास करूं। बाकी PDF के रूप में आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और सही बात यह है कि हमारी कोशिश ये रहती है कि हम कम से कम समय में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताएं। और चूँकि वीडियो की लेंथ लंबी होगी तो आप भी देखना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए आज के सेशन में इतना ही। बाकी बातें सब कुछ आप लोगों को दे दी गई हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर इसकी PDF अवेलेबल होती है। PDF लेकर के भी आप पढ़ सकते हैं। जो बातें यहाँ पर अभी मैंने स्किप कर दिया कि ये बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं जो आपके काम की हैं, आप देख सकते हैं। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं।